इंडियन ट्रेडिशन या भारत का ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा वैल्यू बेस्ड रहा है। ऐसा नहीं है कि हम साइंस में परफेक्ट नहीं थे, हमारे पास आर्यभट्ट हैं, हमने जीरो की खोज करी, हम खगोल शास्त्र लिखे गए, हमारे यहाँ शल्य चिकित्सक थे, मतलब वी गेव वर्ल्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिसिन्स, फाइनेस्ट साइंस थ्योरम्स एंड इन्वेंशंस। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जनरलाइज नहीं हो पाई, बहुत ही छोटे से एक कह सकते हैं पैच में रही। किसी गुप्तास के ज़माने में कुछ लोगों के पास वो ज्ञान रहा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को ये फेस करना पड़ा। उसकी जो अभी यंगर जनरेशन जो हमने देखा 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी, हम लोग इंडस्ट्रियली इवॉल्व नहीं हो पाए, हमने मशीन्स को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए, हमने वहाँ इन्वेंशन नहीं किए। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न रहा होगा कि हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वी हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड सो मच? जैसे आज हम देखते हैं वी आर वेरी लीडिंग इंडस्ट्री इन द IT सेक्टर्स, वी आर वेरी लीडिंग इंडस्ट्री इन द फार्मास्यूटिकल्स। आज वो चीज़ 180 डिग्री चेंज हुई है जो 200 साल 300 साल पहले नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 में या 2.0 में वी आर नॉट कम्पीटिंग? व्हाट वर द रीजन फॉर दैट? देखिए, इसका 2-3 इसके आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट और थ्योरी ये बोला जाता है कि महाभारत का युद्ध होने के बाद हम ऐसा मानते हैं कि महाभारत में जो ब्रह्मास्त्र जो था और कई तरह के अस्त्र थे वो आज के परमाणु बम से कोरिलेट किए जा सकते हैं, ऐसा मान्यता है। हाँ। अब ये कितना सही है गलत है इसको हम लोग डिबेट में नहीं आते, लेकिन ऐसा था कि जो ब्रह्मास्त्र था और बहुत सारे अस्त्र थे, हाँ। वो कहीं ना कहीं आज के एटम बम की तरह ही थे। तो उसमें ये हुआ कि वो युद्ध के बाद जो इतना विनाश हुआ तो लोगों में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके प्रति भी विरक्ति पैदा हो गई, और वो विरक्ति कहीं ना कहीं वो फिर कंटिन्यूटी में फिर चलता गया। दूसरा, साइंस तो था बट इन्वेंशन नहीं था, वो टेक्नोलॉजी हम डेवलप नहीं, मशीन नहीं थी, नहीं कर पाए। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं पाया तो साइंस का क्या वैल्यू? फिर तो आप पीछे ही हो गए। हाँ, मतलब उसको हमने यू हैव नॉट कन्वर्टेड इट इनटू टेक्नोलॉजी तो आप पीछे हो गए। हाँ, दूसरा इसमें ये हुआ कि वॉर से विरक्ति का एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये हुआ कि जब आप वॉर के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसी दौरान आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होती है। जैसे अगर ये न्यूक्लियर वेपन जर्मनी और जापान बना लेते तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजेता कौन होता? फिर किसका फिलॉसफी पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, यूएस और वेस्ट का या जर्मनी और जापान का? तो जो विनर होता है उसी की फिलॉसफी और उसी की हिस्ट्री सब मानते हैं और उसको सही भी मानते हैं। तो वॉर का प्रिपरेशन में कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, कैसे ग्रोथ होता है, उसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बना है उसका पर्पस क्या था बनाने का? कि उसको यूनेस्को में और वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना था या उसका कुछ रियल पर्पस? प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल्स या जो तुम्हारे साथ। द बेसिक पर्पस ये था कि कल को वॉर होता है तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वी विल प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना। आज जो हम लद्दाख, अरुणाचल, जो भी हमारे बॉर्डर एरिया से, चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश है, आज देखेंगे कि एनडीए के रूल के अंदर हम लोगों ने वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, रोड लेके गए हैं और सारा व्यवस्था वहाँ लेके गए। क्यों लेके गए? क्योंकि कभी भी संभावना अगर वॉर की रहेगी, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान से, तो हमारे वहाँ तक मिलिट्री फोर्सेस जाने चाहिए, वहाँ तक सारे इक्विपमेंट जाने चाहिए, वहाँ तक गाड़ियाँ जानी चाहिए। तो हम कई बार वॉर की प्रिपरेशन के दौरान कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करते हैं, आर्म्स एम्यूनिशंस बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। तो एक बार जब आपकी वॉर से विरक्ति हुई तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान नहीं दिया, साइंस टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान नहीं दिया, आर्म्स और एम्यूनिशन भी मैन्युफैक्चर नहीं किया। तो ये समस्या आपको पैदा होता है। ब्रिटेन और यूएस हमेशा वॉर लड़ने के लिए प्रिपेयर रहते थे और वॉर लड़ते भी थे। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेके सारे के सारे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वहीं पे हुआ। तो वॉर से विरक्ति होना और वॉर को पूरी तरीके से नेगेट करना, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स रहा कि यहाँ हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी से भी विरक्ति हो गई, यहाँ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं कर पाए
तो ये सब चीज़ें आप जब वॉर के प्रिपेयर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट होती है। तो ये विरक्ति ये कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जैसे ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला कि हमारे जो कल्चर में ये चीज़ आ गई, जैसे इसको मैं ऐसे जनरलाइज कर सकता हूँ या एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ कि वैदिक पीरियड से हमारा वो जो आपने बताया था कि वानप्रस्थ आश्रम, ये 4 प्रकार के आश्रम हैं जो हमारी सोसाइटी को वैल्यूज़ मिले उस टाइम पे, जो वैदिक सोसाइटी थी। उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुए, तो वहाँ पे कॉमन सिमिलरिटी ये थी कि जो प्रायोरिटी हमारी फैमिली सिस्टम में या ट्रेडिशन सिस्टम में ये दी गई कि प्रायोरिटी ये है कि आप खुद को मतलब नो दाई सेल्फ। जैसे अभी हमने श्रीमद् भगवद गीता के 4 श्लोक डिस्कस करे, तो उसमें अल्टीमेटली उन्होंने श्री भगवान श्री कृष्ण ने सेल्फ के लिए बोला है, इनलाइटनमेंट टू सेल्फ देन इनलाइटनमेंट टू होल। वेस्ट की जो थिंकिंग थी वो इनलाइटनमेंट टू वो एक्सटर्नल वर्ल्ड्स को कैप्चर करते हैं। हमारे यहाँ जो लाइन ऑफ थॉट चला है वो इनलाइटनमेंट ऑफ सेल्फ, सारी चीज़ तो नश्वर है। ये जो एक मेन थॉट जो सदियों से चला आ रहा है कि नश्वर है, तो वो बाहर की चीज़ों में मतलब जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसमें न कंट्रीब्यूट करके सेल्फ में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे अरहत, बोधिसत्व, निर्वाण या आपका ये कैवल्य ज्ञान या मोक्ष प्राप्ति। तो मुझे लगता है ये जो एक लाइन ऑफ थॉट पैरेलली हजारों सालों चला आ रहा है, उसने कहीं ना कहीं जो हमारे इंटेलेक्चुअल उस लेवल उस जमाने के थे या उस जब जिस टाइम पीरियड में जो इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने मशीन पे काम नहीं करा, मशीन को प्रायोरिटी या फिर काम किया लेकिन मशीन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी। शायद इसकी वजह से मुझे लगता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ कम, मतलब हम कंपीट अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन आज के टाइम पे वी हैव बैलेंस्ड ऑल द थिंग्स। आज का युवा श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ता है, आज का युवा बहुत सारे पब्लिक डिस्कोर्स भी, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, उसके बावजूद भी वो एक 9 to 5 जॉब IT सेक्टर की करता है, कोडिंग है या फिर बहुत सारी जॉब, मतलब बहुत सारे हम इन्वेंशन में, हम स्पेस टेक में आज बहुत आगे हैं, हम मेडिसिन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में बहुत, मतलब मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम्स इन इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, ठीक। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड etc। नाउ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ उस चीज़ को हमने कवर अप किया है जो हज़ारों सालों से प्रायोरिटी जो डिसबैलेंस थी, इम्बैलेंस, जो प्रायोरिटी का जो इम्बैलेंस था कि नहीं सेल्फ है, तो कहीं ना कहीं वी आर in the transition phase to come in the materialistic, more inclined materialistic world। पहले हम इस स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल वर्ल्ड में थे, या आपका ये एक कम्युनिज्म वाले वर्ल्ड में थे कि जैसे एक गांव में किसी कोई चीज़ नहीं है तो हमने पैसे नहीं लेते थे, अरे ठीक है आप बाद में दे, तो वो चीज़ हमारी एक असेट थी, वो सोसाइटी का असेट थी। बट इसकी वजह से जो हमारी प्रायोरिटी जो सेट हुई थी, तो मशीन पे हमने काम नहीं किया, लेकिन वो चीज़ हमने कवर कर ली अब, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या व्यूज़ है? हाँ, जैसे कि ये जो आप देखते हैं कि वेस्ट जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ के उच्चतम सीमा पे चला गया, चाहे तो हम लोग, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो US से करना, चाहे वो रफाइल डील हो फ्रांस से करना, कहीं ना कहीं डिफेंस के लिए हम रसिया, फ्रांस, US पे डिपेंडेंट है। तो एक ऐसा होता है बेसिकली कि इसमें 2 चीज़ों को समझना होगा स्पेशली, और वो चीज़ें ये हैं कि महाभारत पीरियड के बाद इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हो गया और वेस्ट शुरू से एक्सट्रोवर्ट रहा। अब ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या है वो हम बताएंगे। तो इंट्रोवर्ट में क्या हुआ कि जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं तो आपको इनर वर्ल्ड के बारे में बहुत पता होता है, और वो इनर वर्ल्ड में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे फिलॉसफी इसमें आता है, आप बहुत फिलॉसफी वर्ल्ड को देते हैं, नो दाई सेल्फ वाला। यही कारण है कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिलीजन जो है 3रे नंबर पे बुद्धिज़्म, वो इंडिया का दिया हुआ है। आज कितने बुद्धिस्ट कंट्री है जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, गया इंडिया से ही है। तो हमने इस संसार को बुद्ध दिया, महावीर दिया, रिसेंटली गांधी जी दिया।
तो ये कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड पे लगातार काम करने का नतीजा या हम कह सकते हैं हमने इस संसार को वे ऑफ लाइफ दिया है, Way of life. उन्होंने हमें मटेरियल दिया है। वेस्ट गिव्स अस द सिस्टम, मटेरियल एंड दीज थिंग्स, बट वी गेव वर्ल्ड द लाइफ, द वे ऑफ लाइफ। अब चूंकि वो एक्सट्रोवर्ट थे वेस्ट, तो हमेशा वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में बिलीव करते थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करते थे। तो वो क्या किए, तो जब इंडिया में भी आए तो 4 यूरोपियन कंट्री के अलग अलग लोग आए, डच आए, पुर्तगीज आए, फिर उसमें ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए। तो उनमें लड़ाई चली पहले कि पहले इंडिया को कौन कॉलोनी बनाएगा। तो ये एक्सट्रोवर्ट का पहचान है कि वॉर लड़ेंगे, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए वॉर लड़ेंगे। हमारे यहाँ क्या था, तो हमारे यहाँ फिलोसफर्स ज़्यादा निकले, रिलीजियस फिलोसफर्स निकले, तो उन्होंने वर्ल्ड को जो है वो एक से एक फिलॉसफी दिया। अब इसमें एक दूसरा चीज़ आपको हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसका नेचुरल ग्रोथ कैसे होता है। इसमें होता क्या है नेचुरल ग्रोथ में कि इंडिया में जब बुद्ध महावीर आए तो ये अपने ज्ञान को पास ऑन तो किए, और ये इस तरीके से अपने ज्ञान को पास ऑन किए कि यहाँ ज़्यादातर लोग नॉन वायलेंट के हिमायती हो गए। वहाँ जब आइंस्टीन आए, रदरफोर्ड आए, जेम्स वॉट आए, तो वो जो साइंटिफिक फ्यूरी का जो उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो भी एक अलग तरीके से हुआ और उसका भी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से मिलता है कि इंडिया का पोजीशन आज ऐसा है कि उसको वेस्ट से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, स्पेशली टेक्नोलॉजी में। वेस्ट का जो ऐसा पोजीशन है कि वो मेटलिस्टिक के दौर में एकदम उफान पे आ गया है कि काफ़ी लोग जो है वो यूएस का बात करें तो हर एक 3 में से 2 आदमी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। हमारे यहाँ वो समस्या नहीं, तो उनको योगा का ज़रूरत है, और इंडिया का जो स्पिरिचुअलिटी है उसका ज़रूरत वेस्ट को है। तो ये दोनों में जो सामंजस्य जो बना के चलना है, वो सबसे पहला अगर बोले तो स्पिरिचुअल लीडर हमारे इंडिया से कोई हुए तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि ये दोनों को सामंजस्य बना के चलना है। वेस्ट को ईस्टर्न फिलॉसफी चाहिए, लेकिन ईस्ट को भी वेस्ट का टेक्नोलॉजी और साइंस चाहिए। तो ये दोनों में जिस दिन सामंजस्य बन जाएगा तो उसको हम बोलते हैं दिस इज़ एन एरा ऑफ इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड ऑर्डर। हम लोग इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में हैं, दोनों को परस्पर सहयोग से ही पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ हो सकता है। Thank you so much guys for supporting our channel. For more such episode, please follow, like and subscribe our channel New Delhi Dialogue. Namaskar.